किसी सांसद से लड़ जाते हैं, राहुल गांधी मुकदमा कर देते हैं, ये बातें ऊपर तक जाती होंगी, लोग देखते होंगे। हर मिनिस्ट्री ऊपर से बात एचएम तक गई होगी, हो सकता है बात प्राइम मिनिस्टर तक बात हुई, इसके प्रोत्साहन में आपको कुछ तो मिलता होगा। अब जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ आप सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं गद्दार, जो हमारे देश में 370 धाराएं खत्म करता है, जो देश हित के लिए राम मंदिर जैसे बनवाता है, बहुत से ऐसे काम करता है, 3 तलाक खत्म करता है, ट्रिपल तलाक, जो आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उस प्रधानमंत्री को आप भरे मंच पे पब्लिक के सामने गद्दार बोल रहे हैं। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। योगी जी जितने भी ठाकुर माफिया हैं उनको बाहर छोड़ दिए, जितने ब्राह्मण माफिया हैं उनको जो है, मतलब ठाकुर के अलावा और जो भी जिस भी कास्ट के माफिया आप कह लीजिए, गुंडा कह लीजिए, सबको जो है किसी को मार दे रहे हैं, किसी को जेल में डलवा दे रहे हैं, ऐसा मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ में? कुछ दिन पहले देखा होगा, एक अभिनेता थे, उनकी हत्या हो गई थी, बिहार से ही आते थे, सुशांत सिंह राजपूत। तो जो ऐसे कलाकारों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें महाराष्ट्र सरकार कलाकारों को भी दबा रही थी, जो खासकर पूर्वांचल या थोड़े अगल बगल एरिया से आते थे। आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केजरीवाल की सरकार गई, केजरीवाल हारते हैं और आप जलेबी समोसा लेकर उनके घर पहुँच जाते हैं उनको खिलाने के लिए। धनंजय सिंह चुनाव के दौरान जेल में थे, मनोज तिवारी जी के साथ हमेशा देखे जाते हैं। तो मुझे कई बार बहुत लोगों ने बताया कि आप उनके बड़े खास हैं, बहुत लोगों ने बताया कि आप उनके लिए काम करते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने सुना। आप मुझे सच सच बताइए कि तिवारी जी के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? क्योंकि आपको छोटे भाई की तरह मानते हैं, वो किस लिए आपको छोटे भाई की तरह मानते हैं? आप क्या ऐसा उनके लिए करते हैं कि जो इतना प्यार उनका आपके बरसता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये ऐसी ऐसी बातों का खुलासा करेंगे, कई बार आपने इनको वायरल देखा होगा, ये बहुत सारे मुद्दों पर अपनी वाणी रखते हैं और ये दिल्ली प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं भाजपा के। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक दुबे जी। अभिषेक भैया, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज आपने अपना समय दिया हमारे लिए। और कैसी रही जर्नी आपकी? आप जौनपुर से निकले और दिल्ली आके आप इतना बड़ा नाम बना लिया। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि देश के शीर्ष मंत्रालयों में आपकी अच्छी पैठ है और मैं ये देखता रहता हूँ कि बहुत सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे शीर्ष के कैबिनेट मिनिस्टर हों, अलग अलग ज़िलों के सांसद, विधायक, मंत्री, सबसे आपसे बहुत मीठे संबंध हैं। तो इस संबंध के क्या राज, ऐसे क्या आप उनको दे देते हैं कि लोग आपको इतना मानते हैं? ये करीब 10-12 साल लगा। जब हम उत्तर प्रदेश जौनपुर से आते ही हैं, हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान बड़े संघर्षों से बहुत संघर्ष किए हैं। तो जब हम जंघई में थे, जंघई से मैंने ग्रेजुएशन किया, जंघई डिग्री कॉलेज से। उसी दौरान एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा उब्जा करना शुरू किया। तो हम लोग डीजीपी? हाँ, पूर्व डीजीपी थे जगमोहन यादव। अच्छा 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 अच्छा। कहानी वहीं से शुरू हुई। हाँ। तो हमने उस समय का माहौल देखा, सपा सरकार थी, उस सरकार में मुखिया थे भाई, डीजीपी पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। हाँ हाँ हाँ। पुलिस प्रशासन जो चाहे वो कर सकती है, तो पूरा पद का दुरुपयोग करते थे, हमारे परिवार को बहुत परेशान किए। बहुत समझिए कि इतने मुकदमे हम लोगों को परिवार पे लाद दिए गए उस समय कि कभी 1 कुंटल खोआ चोरी, मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। खोआ चोरी, हाँ 1 कुंटल। तो हम लोग क्या था कि हमारे जौनपुर जानते हैं, अधिकारियों का शहर है, सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस मैं भी जौनपुर से ही हूँ, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो भी जौनपुर से थे डीजीपी साहब। हाँ, जगमोहन यादव जी। तो उन्होंने पद का पूरा उपयोग शुरू कर दिया, दुरुपयोग। हम 5 गर्भ ब्राह्मण थे, हम लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिए, मुकदमा करना, ज़मीन कब्जा करना,
किसी को मरवा देना, किसी को पिटवा देना, किसी के भी। ये नहीं कि केवल हम ही 5 घरों पे, हमारे साथ साथ हम तो लड़ लेते थे, क्योंकि हमारे 5 घरों में वकील बहुत सारे थे। अच्छा। हम कानून से मदद लेके लड़ लेते थे, स्टे ले लेते थे, साबित करने देते थे कि भैया आपने इस मुकदमे को हमारे ऊपर किया है तो इसको साबित तो करिए। हाँ, सही तब बात है। कोर्ट में फंस जाते थे। कोर्ट बोलता था ना सही बात है, ये तो पद पे बैठे हुए दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, कई बार झूठा कोर्ट ने इनको नोटिस दिया हाँ, कि आप तो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लगातार संघर्ष जारी रहा और अभी तक चल ही रहा है संघर्ष। हाँ, अभी उनके भी साथ संघर्ष चल ही रहे इस हैं। सरकार में भी कई बार उन्होंने हमारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश की, भाजपा सरकार में भी? भाजपा सरकार में। तो इस समय था कि कुछ दिन पहले की बात है, साल भर करीब, दोबारा से इस भाजपा सरकार में हमारी ज़मीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, ज़बरदस्ती बाउंड्री उंड्री बनवाने लगे। तो मैं माननीय बहुत परेशान हुआ। थाना सुने ना, पुलिस सुने ना, क्योंकि सारे अधिकारी इनसे जूनियर थे। हाँ, हाँ, सब कहीं न कहीं इनसे ट्रेनिंग हाँ, लेके आए हुए थे। 100% सही बात है। तो भाई हम बहुत परेशान हुए। हम यहाँ केंद्र में के बहुत सांसदों मंत्रियों से फ़ोन करवाए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेटर लिखा, फ़ोन किया योगी जी के पास। फिर मुझे कॉल आया कि भाई बुलाए गए हैं, आपका विषय है। जब हम गए वहाँ विषय रखे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तुम तो नहीं डरोगे, हम कार्रवाई करेंगे, तुम पीछे तो नहीं हटोगे। हम कहे हम नहीं हटेंगे। बोले नहीं भाई, रहा है आप डरें या हटें कि हम कार्रवाई करें आप पीछे। हम कहे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हाँ। हम अपने चाचा के साथ गए हुए थे। हमने बैठी पूरी कहानी बताई कि पूरा गांव परेशान है, यादव हो पंडित हो, सबकी कहानी हम लेके गए थे। ये नहीं कि उनके अपने बिरादरी के लोग सुरक्षित हो। माफिया तो माफिया होता है, चाहे वर्दी माफिया हो, चाहे जो माफिया सही बात है। जब इन्होंने शुरू कर दिया था, यादव पंडित दलित पिछड़ा, मतलब किसी की भी जमीन नहीं थी जो ये कब्जा न किए हो, कब्जा न किए हों। हाँ। तो जब मैं मुख्यमंत्री जी ने कागज देखा तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि वहाँ पे डीएम एसडीएम का दरबार लगेगा। अच्छा, उसके बाद भी 8-10 दिन हो गया, कुछ हो ही नहीं। फिर मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, फिर मैंने उनके सचिव साहब को फ़ोन किया मुख्यमंत्री जी के। तब दोबारा जब फ़ोन आया, हम लोगों ने प्रेशर बनाया, तब नाप जोप शुरू हुई। फिर एक दिन एसडीएम साहब बैठक कर रहे थे, सबका कागज पत्तर ले रहे थे, उसी में डीजीपी साहब कूद गए, पूर्व डीजीपी साहब जगमोहन जी। हाँ, उनको गांव की जनता ने वहीं दौड़ा लिया। अरे बड़ी बेइज्जत की। वहाँ पे ग्राम प्रधान था, उसका कॉलर और पकड़ लिए थे, उस ग्राम प्रधान ने भी किया। और सोचिए, जिस थाने का इन्होंने लोकार्पण किया हो डीजीपी, उसी थाने मुगरा बादशाहपुर में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। पहली बार किसी डीजीपी पे, उसी के थाने पे, जिस थाने का उसने लोकार्पण किया, उसी थाने में एफआईआर दर्ज। देखा जाए तो एक तरह से बहुत शर्मिंदगी भी है उनको, भले शर्म नहीं आई हो इस चीज़ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप जिस थाने का निर्माण आपने खुद किया हो और उसी थाने में, और आप डीजीपी रहे हो प्रदेश के, और अगर आपके ऊपर ऐसे मुकदमे होते तो बहुत, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे से मैं झेला। फिर मैं जंगई डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मुझे हमला भी करवाए थे बहुत पहले, मुझे जान से मरवा फेंकवा भी दिए थे। तब बसपा सरकार थी, मरवा के फेंकवा दिए थे, बहुत चोट वोट सर में हमारी आई थी। फिर हम कुछ दिन भर्ती भी थे। तो क्या था कि काफ़ी मारपीट, मेरे ऊपर हमला करा दिए थे बहुत। अच्छा, फिर से बाद में? हाँ, मतलब बसपा सरकार में। बसपा सरकार ये में। तो बाद में हम गए योगी जी के पास। उससे पहले हमको ये प्रधानी के चुनाव हारे थे, फ्रस्ट्रेशन था, तो ये उसके बाद हमारे ऊपर हमला करवा दिए। अच्छा, प्रधान चुनाव वो हारे थे? इनके फैमिली लगातार प्रधान पद का दुरुपयोग करके, हर पद इनके पास होता था। इनका एक भाई एसपी था, खुद डीजीपी रहे। फिर उसके बाद इनकी माताजी लगातार 15 साल ग्राम प्रधान थी। फिर माताजी के बाद इनका जो भाई थे वो ब्लॉक प्रमुख थे, वो फिर प्रधानी भी लड़ रहे थे, अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे, वो हार गई। हारने के बाद ये फ्रस्ट्रेशन में हम लोग मेरे ऊपर हमला करवाए, क्योंकि उस समय हमने खूब खुल के प्रचार प्रसार किया था। फिर 1-2 ज़मीनी हमारे विवाद में इनको कोर्ट से नोटिस भी आई, पेपर में निकल गया। उसके दूसरे दिन हमारे ऊपर ये, मैं कुछ सामान लेके लौट रहा था, मेरे ऊपर ये 10-12 लोगों को भेज के हमला करवाए। काफ़ी चोट उठाई, 1 महीना भर्ती रहा। फिर गांव के लोगों ने इनको, पूरा थाना घेर के इनके उन लोगों को पीटा। पूरे समाज के लोग मिल के पीटे, जो जो हमको मारे थे। तो वहाँ पे सब एक हो गए, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय यादव दलित, सब एक हो के उनको पीटे, उन लोगों को जिन पे हम पे हमला किया। मतलब आप सोच लीजिए कि इतनी घटिया हरकतें उन्होंने करी कि जो एक डीजीपी क्या, एक मतलब हाँ, सच्चों को भी शोभा नहीं देता। और डीजीपी रहते हुए मतलब उन्होंने पूरा अपने पद का दुरुपयोग किया। पूरा।
फिर मैं अपना जंघई डिग्री कॉलेज से पढ़ाई किया, चुनाव लड़ा, फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि चुनाव कैंसिल हो गया छात्र संघ का। फिर मैं वहाँ के बाद दिल्ली आ गया। अच्छा। इसलिए आ गया कि सपा सरकार थी, मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिए थे, फालतू मुकदमे। तो मुझे लगा कि घर वाले बोले कि अब दिल्ली यूपी छोड़ ही दो, हाँ। मोदी सरकार आ गई, दिल्ली जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे। तो हम दिल्ली आ गए, अपना नौकरी वोकरी शुरू किया। तब तक वहाँ हमारे चाचा एक वकील तो केस वेस देखते थे। फिर कुछ दिन बाद उनका एक देहांत हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अब तो फिर आप अकेले पड़ कमज़ोर गए। हो गए हैं, अब हमारी ज़मीनों पे फिर ये कब्जा उब्जा शुरू ही कर दिए थे, जो मैं बताया कहानी। तो फिर मैं जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। फिर यहाँ धीरे धीरे बड़ी मेहनत की, नौकरी भी करता हूँ, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में टाइम देना, दिन में नौकरी, रात में 1-1 बजे तक पॉलिटिक्स में टाइम देना। मतलब भाजपा में एक छोटा पद मिला, उसमें काम करता रहा, लोगों से मिलता जुलता और संघर्ष करते करते आज हनुमान जी की कृपा से आप बिल्कुल बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं नहीं, कि फिर भी जितने अपने- आप हैं, आप समझिए कि आप इतने काबिल हो गए कि एक डीजीपी लेवल का आदमी आपको परेशान कर रहा हो, और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आज आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप जिले में, अपने जौनपुर हाँ, जिले गाँव में के आप, बहुत सारे लोग हैं, जब भी मैं जाता आपकी हूँ बड़ी तभी भी प्रशंसा होती है। हाँ। 4 काम लेके भी आ आ जाते हैं। जाते अभी हैं बहुत कि सारे लोगों की ज़मीन आपको नहीं खुशी होती, भैया पहले हम अपना काम नहीं करा पाते थे, आज हम लोगों का भी काम करा रहे हाँ, हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी वजह से वहाँ पे कई ऐसे लोग, परिवार हैं जिनको अपनी ज़मीनें मिल गई। केवल एक बार मुख्यमंत्री जी के पास जाने से वहाँ पे करीब 4-5 समाज के लोगों की ज़मीनें मिली, जो आज अपने उस पर कब्जा कर लिए हैं और आज अपना वो घर पा चुके हैं। तो अब जगमोहन जी की तरफ से कोई भी है इस तरीके से? नहीं, अभी भी लगे रहते हैं, अभी भी कई लोग ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, जांच चल रही है, जांच हम करवा रहे हैं और हार नहीं मानेंगे। आप सबको उस कैसे गाँव हार में मानेंगे? न्याय मिलेगा। हाँ। कुछ मामले कोर्ट में हैं, किसी की ज़मीन पे स्कूल बनवा लिए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, वो जांच चल रही है। कुछ मामले कोर्ट में है, इसलिए सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मामला न्यायालय में है। फिर हम दिल्ली में ही हैं, यहाँ से देख ही रहे हैं क्या कहना। अब आप मुझे ये बताइए, एक आपका मैंने देखा था वीडियो, काफ़ी वायरल हुआ था, आपने संजय सिंह के, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भी अपने ज़िले जौनपुर के बगल वाले ज़िले सुल्तानपुर से आते हैं, आपने उनके घर पे पूरा कालिख पोत दिया था और बताया ये गया कि आपको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राम मंदिर जो हमारा बन रहा था अयोध्या में, तो उसमें इन्होंने चंदा चोरी की बात की, चंदा चोर जैसे शब्द का उपयोग किया। तो भाजपा आपको भेजती है हर जगह या आप खुद चले जाते हैं ऐसा काम? आपको डर नहीं लगता कि आप किसी सांसद के घर जा रहे हैं कालिख पोतने, आपके साथ कुछ घटना घट जाए? देखिए, जब बात आती है प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की बात थी, मैं वहीं से गुजर रहा था। हाँ। मैं वहीं से बाइक से गुजर रहा था, मैंने देखा ये मीडिया लेके राम मंदिर पे ये हो गया, चंदा चोरी हो गया, ये हो गया। अरे इतने दिन तक बना नहीं, तब आप आवाज़ नहीं उठाए। आज राम मंदिर बन रहा, आपने 4 पैसा चंदा नहीं दिया, आप चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अरे भगवान का पैसा कोई खाएगा तो भगवान देख रहा है ना। सही आप तो बात है। चंदा दे नहीं रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? आपको कौन जब अधिकार हमने देता है? दिया नहीं तो हमें क्या बोलने का अब अधिकार क्यों भी नहीं झूठे है? आरोप लगा रहे हैं? आपके पास कोई तथ्य हो तो कोर्ट जाइए, कानून बना हुआ, हर तरीके से जाइए। आप मीडिया में बस चिल्ला के, एक राम मंदिर हमारा इतने साल रामलला टेंट में रहे, इतना बड़ा मुद्दा, अब वो आज उनको, आज मंदिर में है, विराजमान है, हमको गर्व होता है। बिल्कुल गर्व आप होता है। उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनके पैसे पे आरोप लगा रहे हैं। भाई इतने दिन बाद बन रहा है, हमें आप चंदा दो, आप गुणगान करो, आप उसी पे राजनीति अपनी कर रहे हैं कि नहीं नहीं चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। अरे कहाँ चंदा चोरी हो गया भैया? कोई एविडेंस है आपके पास? कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में लड़िए। आप मीडिया पे ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और अपने ही हिंदू देश धर्म को की, नीचा दिखाने का काम अपने कर ही रहे हैं। देश में अपने लोगों को नीचा दिखा रहे हो। जी, तो ये तो मुझे चिड़ हुई, मैं वहीं से गाली के लिए मैं पोत दिया। मामला न्यायालय में है, मुकदमा चल रहा है। नहीं, वीडियो खूब वायरल हुआ था आपका, उसमें वो जो, हाँ, काफ़ी 2 लोग थे, मामला न्यायालय में अभी भी है। अच्छा, अभी न्यायालय में चल रहा है, ये अपना लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ। तो इस तरीके के मामले बर्दाश्त नहीं कर पाता। देश हित की बात हो, राष्ट्र की बात हो, इन सब मामलों में भाई मैं किसी से नहीं पूछता। चाहे हमारे लिए पहले हम पार्टी में हैं तो हमारे लिए पहले देश पर सर्वप्रथम है, फिर पार्टी है, फिर हमारा घर है, पहले हमारे लिए देश है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्टी और घर से पहले हम अपने देश से देश के नाम से जाने जाते हैं कि हम भारतीय हैं, उसके लिए मैं बर्दाश्त हम नहीं हिंदू करता। धर्म हमारा है, और अगर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते तो इसमें कोई व्यवधान डालना हमारा जो है फर्ज पार्टी भी नहीं के होना। खिलाफ भी मैं नहीं सुन पाता। पार्टी हमारी गलत नहीं है, और गलत आप बोल रहे हैं हमारे नेता के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो बिल्कुल मैं बर्दाश्त अब नहीं करता। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो अभी हाल में ही आपने राहुल गांधी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा है। मुझे लग रहा है अभी 10-15 दिन हुए होंगे, जी। पिछले कुछ ही दिनों पहले की बात थी, और आपने राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया।
तो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा आपने क्यों दर्ज करा दिया? राहुल गांधी ने आपको कुछ कहा या आपकी, वो तो जगमोहन की तरह आपकी फैमिली को परेशान किए नहीं होंगे, जी। तो उनके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज कराने क्या कारण बन गया कि आपने उनके ऊपर भी कर दिया? और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करने से पहले आपने एक बार नहीं सोचा कि राहुल गांधी किस फैमिली से आते हैं? वो तो देखा जाए, अगर जगमोहन की बात करें तो जगमोहन यादव से इनकी भाई हैसियत हर चीज़ में बड़े हैं, आपने इनके ऊपर भी केस करा दिया। क्या मामला था, किस चीज़ को लेकर आपने उनके ऊपर केस मैंने करा? आपसे बोला ना, जब ऐसे देश से जुड़े या देश के प्रधानमंत्री से जुड़े विषय आते हैं तो बोलना पड़ता है। अब जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ आप सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं गद्दार है, जो हमारे देश में 370 धाराएं ख़त्म करता है, जो देश हित के लिए राम मंदिर जैसे बनवाता है, बहुत से ऐसे काम करता है, 3 तलाक ख़त्म करता है, ट्रिपल तलाक, जो आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उस प्रधानमंत्री को आप भरे मंच पे पब्लिक के सामने गद्दार बोल रहे हैं। क्या ऐसा कर दिया गद्दारी? आप बताइए, साबित करिए, कोर्ट में जाइए, न्यायालय में। आप पब्लिक मंच से कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोल सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और आरएसएस को भी बोल रहे हैं। हाँ, मैंने देखा उसमें उन्होंने पूरे आरएसएस को भी गद्दार बोला। पूरे कोविड में कहाँ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहाँ थे राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक रोड पर थे। मैं खुद रोड पे था, मेरी आप वीडियो देखेंगे, मैं खुद राशन बांट रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, कई जगह क्वारंटाइन सेंटर में मैं सेवा दे रहा था। कहाँ थे इनके कार्यकर्ता, कहाँ थी इनकी पार्टी? उस समय भी ये राजनीति कर रहे थे, लॉकडाउन में भी। केवल राजनीति करना ही नहीं, देश चलेगा। हाँ, देश तो आप उस प्रधानमंत्री को, जिसने देश का मान सम्मान कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज 12 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री को। सबसे ज़्यादा टाइम प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, और आगे भी रहेंगे। आप उस प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हो, ठीक है उठाओ, लेकिन ये शब्द मत बोलो ना। पब्लिक प्लेस में बोलने का अधिकार आपको कौन देता है? पब्लिक प्लेस में आपके देश के पीएम को गाली दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, गृह मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो भाई कानून है, मैंने अब कानून का सहारा लेना सही समझा, एक नागरिक के नाते, पार्टी के नाते नहीं। तो ये बताइए, जैसे बोलते वो बोला उन्होंने आरएसएस को, अमित शाह को और मोदी जी को, और आपके कहने से मुकदमा दर्ज हो जाता है? बिल्कुल, मैं इस देश का नागरिक हूँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोलता है तो मेरा अधिकार है। अच्छा, अब पार्टी के नाते आपके ऊपर, आपके पास यह हक है या नहीं? मैं एक नागरिक के नाते गया। मैं बहुत आहत हुआ मेरे प्रधानमंत्री को, जिसने मेरे देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई बोलता है तो मैं एक नागरिक के नाते पहले गया, और पार्टी तो बाद में है। नागरिक के नाते मैं आहत हुआ कि मेरे प्रधानमंत्री को इस तरीके के शब्दों का संबोधन कर रहे हैं भरे समाज में। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं गया, कानून का सहारा लिया। न कि मैं कोई उजड्डता करने गया, मैं सीधा जाके मैंने कानून में एक दिया कि भैया इसमें मुकदमा दर्ज करिए और जांच करिए, आखिर इन्होंने बोला कैसे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस पे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग क्यों किया इन्होंने? है आपके पास गद्दार हैं, कुछ है, आप कोर्ट पे जाइए, साबित करिए। आपने एक बार और आरोप लगाया था चौकीदार चोर का। हाँ, माफ़ी मांगे ना। गद्दार कौन है? जो सैनिकों से सबूत मांगता है, वो गद्दार है। मांगते हैं राहुल गांधी। मैं तो कहता हूँ आपके मंच के सामने, राहुल गांधी गद्दार है। गद्दार कौन है? जो सेना से सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे, वो गद्दार है। जो सैनिकों पे सवाल खड़ा करे, वो गद्दार है। मोदी जी तो सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, रक्षाबंधन पे पहुंच जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाने खाते हैं, दीपावली उनके साथ मनाते हैं। जो सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाता है वो कहाँ से गद्दार होगा? और जो सैनिकों से सवाल पूछता है वो गद्दार है। तो राहुल गांधी गद्दार है। पहले खुद के अंदर झांके, तब दूसरे पे सवाल खड़ा करें। पहले मोदी जी को राहुल गांधी ने गद्दार बोला, और अभिषेक दुबे जी ने उनके ऊपर केस कराया, मुकदमा दर्ज करवाया, और आज अभिषेक दुबे जी राहुल गांधी को गद्दार बोल रहे हैं। तो अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थक हैं तो आप भी सोचिए, और आप भी आइए थाने में, और आप भी इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ भी आप भी कार्रवाई कराइए। बिल्कुल। आप एक राहुल गांधी के अगर आप चाहने वाले हैं तो राहुल गांधी को उन्होंने गद्दार बोला है, और आप इस मैटर पे इनके ऊपर भी आप कराइए मुकदमा। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप ये सब काम, जैसे ये बहुत छोटा काम नहीं होता भाई, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कराना ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि लेकिन अब देखिए, देश का कानून है, सबके भाई लिए देश का कानून है, सबके लिए लागू होता है। मैं यही देखता हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने यही बोला कि देश का वो कानून है, हमारे गांव में क्या होता है, हम गलत नहीं होते, फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। आप समझिए, आप गलत नहीं थे, फिर भी जगमोहन ने आपको परेशान किया, और अब जाके आप जब योगी जी के पास गए, तब जाके चीज़ें इतनी दिन से
अनसुलझी चीज़ें अब सुलझ रही हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के लिए कानून थोड़ा जल्दी मुकदमा करा दिया और लोग ऊपर नहीं हो पाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार में सरकार के खिलाफ भी मुकदमे हुए, कोर्ट बना हुआ है। अगर थाना एफआईआर नहीं दर्ज करता, कोर्ट जाइए, कोर्ट में चला है। राहुल गांधी खुद जमानत पे हैं, कई केसों में जमानत पे, जेल नहीं है क्योंकि कानून से ही बचे हुए हैं ना, कानून से ही जमानत लिए हुए हैं। हाँ, क्योंकि पीछे अभी हमने सुब्रमण्यम स्वामी का भी पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने भी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के ऊपर सबसे पहले शायद केस उन्होंने किया था। हाँ हाँ। तो वो भी बता रहे थे कैसे राहुल गांधी गद्दार है। राहुल, जो आपने बोला सेम वही चीज़ें। लेकिन मैंने उनसे बात कही तो मैंने उनसे बोला कि आप जो हैं बीजेपी के आप बीजेपी के समर्थक तो हैं नहीं। तो बोले कि मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ। तो जैसे आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, आए दिन आप किसी संसद से लड़ जाते हैं, राहुल गांधी मुकदमा कर देते हैं, ये बातें ऊपर तक जाती होंगी, लोग देखते होंगे, हर मिनिस्ट्री ऊपर से बात एचएम तक गई होगी, हो सकता है बात प्राइम मिनिस्टर तक बात हुई। इसके प्रोत्साहन में आपको कुछ तो मिलता होगा? नहीं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप कार्य किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे कार्य करने के लिए आपके अंदर कहाँ से वो जिगरा आता है कि भैया उल्टा पता चले, क्योंकि राहुल गांधी आज के टाइम में देखा जाए तो ठीक ठाक सा नाम है, ऐसा नहीं बोल सकते। भाई उनके चाहने वाले हैं। सोचिए, जब जगमोहन आपको पिटवा के फेंकवा देते थे, भाई राहुल गांधी समर्थक कहीं मिल जाए तो आपको ऐसा डर नहीं लगता? कहाँ से? कैसी सरकार है कि इतना संभव नहीं है ना, कानून व्यवस्था टाइट है, इतना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है ना कि आप किसी थाने में घुस के मार दीजिए, पीट दीजिए। आज एक ऐसी सरकार है जिस पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडा राज इस नाम का कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। थाने में घुस के उनके कार्यकर्ता मारते थे। उनके एक मंडल अध्यक्ष को कोई कुछ बोल देता था, थाने में आके पीट देते थे। आप देखिए ना, लोक सेवा आयोग पे अहिर सेवा आयोग लिखा हुआ था, तब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था, LLB का। आप सोच रहे होंगे उस टाइम क्या नहीं हो जाता था उस समय। पूरा उसका लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी यादव था, सब पूरा जातिवाद की सरकार चलती थी समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव के नाम पे जो है गुंडागर्दी खूब पूरी चरम पे थी, पूरा प्रदेश। आज वही नतीजा है, अखिलेश यादव पिछले 10-12 साल से बाहर है। इस बार लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार फिर से आ रही है। नहीं आ पाएगी, संभव ही नहीं है। क्यों? उसका कोई रीजन बताइए। लोगों में दहशत, गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, उनके भ्रष्टाचार, जातिवादिता, न्याय केवल जातिवादिता पे होती थी उनके यहाँ। इंटरव्यू जातिवादिता पे होती थी। आप PCS के इंटरव्यू देने जाइए तो उसमें पूछा जाता था, नाम से तो नहीं पूछ सकते थे, पूछा जाता था क्या दही माठा खा के आए हो। अच्छा, जो बता दही माठा खा के तो जान जाते थे कि जान जाते थे भाई, याद दो दही वही पीते हो, माठा उठा, तो उसमें उस तरीके से हिंट लिए बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, इस तरीके से ऐसे होते थे। मैं एकदम सत्य बात बोल रहा हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसमें छात्र था और मेरे कई ऐसे दोस्त मित्र जो IAS PCS बने हैं, जो तैयारी कर रहे थे उस समय, वो सब बताते हैं कैसे सवाल होते थे कि समझ में नहीं आता था ये कौन सा सवाल है, ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि समाजवादी प्रवक्ता तो नहीं है किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो वही एकदम सेम। आज वही कारण है ना, आप बाहर हैं। आज वही कारण है कि समाजवादी पार्टी अभी कांग्रेस, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 10 साल तक तो दूर भूल जाइए। अच्छा, अभी योगी का कोई तोड़ नहीं है यूपी में, बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। अब देखिए, कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, टाइट है। कोई अपराधी कुछ करता है, बुलडोजर चल जाता है, तो एक डर जरूरी है। वो डर है यूपी में वो डर है कि जो गलत कर रहा है उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। आप अभी गाजियाबाद वाला मामला आप देखिए। हाँ, देखा मैंने सूर्य का। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, तुरंत एक्शन हो जाता है। वो पूरे भारत में सबसे अलग है यूपी, सबसे बड़ा राज्य है, उसको ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की ज़रूरत है जो कानून व्यवस्था को संभाल सके। तो यूपी ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी में बाबा की सरकार है, यूपी में बुलडोजर की सरकार है, आपको ऐसा लगता है कि योगी जी भी पक्षपात करते हैं? देखिए, आप भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इस हैसियत से आप बात मत करिए, इस हैसियत से आप मत लीजिए उस चीज़ को। आप ऐसे समझिए कि आप एक आम नागरिक हैं, और जैसा कि आपके भी कानों में आया होगा, मैंने तो बहुत जगह सुना है कि यूपी में पक्षपात चल रहा है,
योगी जी जितने भी ठाकुर माफिया हैं उनको बाहर छोड़ दिए और जितने ब्राह्मण माफिया हैं उनको जो है मतलब ठाकुर के अलावा और जो भी जिस भी कास्ट के माफिया आप कह लीजिए, गुंडा कह लीजिए, सबको जो है किसी को मार दे रहे हैं, किसी को जेल में डलवा दे रहे हैं। ऐसा मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ में? नहीं, अभी धनंजय सिंह भी चुनाव के दौरान जेल में थे, कुछ दिन पहले ब्रिजेश सिंह भी थे, तो ऐसा नहीं, कुछ आप है। जैसे ऐसे देखिए कि ब्रजेश सिंह की अगर मैं बात करा जाऊँ तो ब्रजेश सिंह को आप कैसे देखते हो? ब्रजेश सिंह आज के टाइम में क्या है? आप ब्रजेश को क्या देखते हैं? ब्रजेश सिंह तो क्या नेता है? है, एमएलसी हैं। अभी तो मान लो पूरे एमएलसी हो गए वो, तो आप उनको सिर्फ एमएलसी और नेता ही देखते हैं, उसके अलावा उनका कुछ आपको लगता है? वो न्यायालय में है विषय, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी लोग बाहर हैं सब कोर्ट से बरी, तो जो चीज़ें न्यायालय में रहती है उसमें तो आप बोल नहीं कोर्ट सकते। इनको ही बरी कर रही है, कोर्ट विजय मिश्रा को क्यों नहीं बरी कर रही भैया? विजय मिश्रा के ऊपर उनके ही समाज के लोग लग गए, जो कह रहे हैं समाज वाली बात कर रहे हैं। अब समाज वाली बात कर रहे हैं तो सारे ही ब्राह्मण जाके उन पर मुकदमा दर्ज किए हैं, जितने जो केस किया है वो भी ब्राह्मण है, तो सब कुछ जाके उनके खिलाफ उनको सजा भी हो गई, अभी एविडेंस देखा मिले, लाइफ उनको जो है एविडेंस जाके जो गवाही दी है वो भी ब्राह्मण है, जो पीआईएल दाखिल किया वो भी ब्राह्मण है, जो विधायक विरोध कर रहा है वो भी ब्राह्मण है। तो वहाँ जब उनको खाने में उनके ही समाज के लोगों का हाथ है। बस ये सरकार दूसरी है, सरकार एक ऐसी है कि सबूत है, एविडेंस है, तो किसी नहीं, को क्योंकि यही विजय मिश्रा थे जिस टाइम इनकी गिरफ्तारी होनी थी तो माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको जो है अपने हेलीकॉप्टर में लेके उड़ गए थे। एक समय था इनका भी। वो सपा सरकार थी, ये भाजपा सरकार है। ये या तो आप कोर्ट से जमानत पर रहें तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर जमानत पर नहीं है तो बाबा जी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हो, कोई जाति हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है जनता दरबार में जाते हैं, हर किसी से मिलते हैं बाबा जी, ये नहीं देखते कि नहीं तुम ठाकुर हो ब्राह्मण हो। रोज़ जनता दर्शन लगता है 5 कालीदास मार्ग पे, अब जाइए, रोज़ इतनी महिलाओं से, इतने जेंट्स पे आप देखिए वीडियो आए दिन, सब पे कार्रवाई होती है, सब पोर्टल पे जाता है। पक्षपात नाम का चीज योगी जी के अंदर नहीं है। वो सुनने में है, अफवाह फैलाया जाता है कि सर इनको तोड़ा कैसे जाए। अब क्या है कि ऐसा माहौल बनाया जाता है यूपी में कि ब्राह्मण टूटे, योगी सरकार गिरे। हाँ, मैंने ये पूरा पीछे नैरेटिव सेट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पीछे मैंने देखा कि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं महाराज, मैं खुद मिल के आया हूँ। अच्छा, हाँ, आप तो मिलते रहते हैं उनसे, आप तो उनसे बड़े मधुर रिलेशन हो हो गए। 3 लोग ब्राह्मण ही हैं, अवस्थी जी हैं, मिश्रा जी हैं, सब ब्राह्मण ही हैं, तो ऐसा नहीं है ब्राह्मण। अभी पीछे मैंने देखा कि एक नैरेटिव ऐसा चला गया कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ भी होता था तो लोग ब्राह्मणों को भी कोसते थे, लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि कोई कहीं भी किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, या ऐसा लगा कि परशुराम जयंती के ऊपर मैंने देखा कि जितने बड़े यादव नेता हैं सब ने इस बार खुल के जो बोला है कि ये है ऐसे वैसे, मतलब बड़े सब ने तारीफ करी है। कई जगह मैंने देखा ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि ब्राह्मणों को कम इज्जत मिल रही है। वो इसलिए भी तो नहीं हो रहा है कि वो भाजपा छोड़ के सपा में ज्वाइन होके और सपा की सरकार बना दे, कहीं इसके पीछे? देखिए, ये तो है कि ब्राह्मण जहाँ जाते हैं सरकार वहाँ बनती। अच्छा, चाहे बसपा रही हो, चाहे जो भी रहा है, अगर ब्राह्मणों को सम्मान दिए तो उसकी सरकार बनी है, लेकिन भाजपा ब्राह्मणों को सम्मान दे रही है और ब्राह्मण अभी मंत्री भी बनाए गए। देखिए, मनोज पांडे जी आए, हाँ, मनोज पांडे जी सपा छोड़ के से बीजेपी में आए, उनको मंत्री बना दिया गया, और बड़ा मंत्रालय दिया, बड़ा मंत्रालय दिया गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ सबका साथ सबका विकास की सरकार है, सबको साथ लेके चल रही है। महिलाएं भी हैं मंत्रिमंडल में, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर बहुत मंत्री हैं, ब्राह्मण कम मंत्री हैं और जात नहीं है, सबका साथ है। सब केंद्र सरकार तय करती है कौन मंत्री, मतलब जो मोदी जी वाला एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वो है, वो चल रहा है। बिल्कुल भाजपा में ही संभव है। हम जैसे कार्यकर्ता आज मजबूत हैं, डर नहीं है। हमको भी लगता है कि हम कहीं भी FIR करा देते हैं, हमको पता है कि भाई इस सरकार में सुरक्षित है, तभी तो हम जाते हैं कोर्ट। हाँ। अगर हम सुरक्षित नहीं रहते, हम आवाज़ कम से कम, आज देखिए कि कोई ऐसी सरकार नहीं जब जाके लोग धरने बैठे शाहीन बाग में, चलना ही दिया धरना, कोई उनके ऊपर डंडा लाठीचार्ज तो हुआ नहीं। वो खुद से हार गए, थक गए, हट गए। उसमें ये नहीं था कि पुलिस ने डंडा लाठीचार्ज किया हो, किसानों ने आंदोलन किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, मारा हो, पीटा हो। अब से जैसे मैंने अभी देखा था कि पीछे जब आतिशी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली प्रदेश में, मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, और दिल्ली में जब पानी का अकाल हुआ तो आप मुख्यमंत्री के घर जाके उनके घर भी आपने धरना प्रदर्शन किया लोगों को लेके, वहाँ भी आपने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और आप मतलब मैं ये देखता हूँ तो आए दिन आप
ऐसे मुद्दों को लेके लोगों को घेराव करते हो जो आम मुद्दा होता है, मतलब हर आम इंसान की समस्या होती है। तो ये मुद्दाएं आप इसलिए उठाते हो कि आगे आपको यहाँ से सांसद विधायक बनना है, या आप इसलिए ये आवाज़ उठाते हो कि आपको अच्छा लगता है कि आम आदमी के लिए कुछ काम आते हो आप? क्या होता है इन मुद्दों को उठाने के पीछे, क्या राज होता है आपका? देखिए, मुद्दा, मैं खुद देवली में रहता हूँ। हाँ। तो जब समस्याएं आई, पानी की समस्या मैं भी फेस कर रहा था। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं भाजपा कार्यकर्ता हो, पानी कैसे। हमने कहा सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। हाँ बिल्कुल सही। अब ये देख के तो पानी आ नहीं रहा कि ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, या ऐसे। पानी की समस्या हमको भी हो सकती है। तो हमने पहले दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया कि 112 पे पानी नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गया, उनके यहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया जल बोर्ड को उसी समय कि भैया जल बोर्ड को भी हमने सूचना दे दी है, पानी नहीं आया, कंप्लेन भी ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। फिर मैं जब 3 दिन का उनका समय पूरा होता है, तीसरे दिन मैं पहुंच जाता हूं जल मंत्री आदसी जी के यहाँ। एक महिला मित्र थी, उसके यहाँ भी पानी की दिक्कत थी। हम दोनों बाल्टी लोटा ब्रश मंजन सब लेके पहुँचते कि यहीं नहाऊंगा आज मैं, आदसी जी के घर पे। सुबह सुबह उठा, पानी नहीं था, चीड़ बस में चला गया, पहुँच गया कि मैं आज इन्हीं के यहाँ नहाऊंगा। तो बाहर रोक लिया गया, बाल्टी उल्टी सब ब्रश मंजन सब लेके गया था, तावेल वेल कि यहीं नहाऊंगा और यहीं से जाऊंगा ऑफिस। तो वहाँ बाहर रोक दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये है वो है। हमने कहा 2 लोग आए, नहाना ही तो है भाई। अब हमने हर जगह से मैं हार गया हूँ पानी के लिए। हाँ नहाना है तो मैं यही नहा लेता हूँ भाई, जल मंत्री इनके यहाँ तो पानी होगा ही होगा। हाँ। तो भैया वहाँ से कोई आया नहीं, पुलिस आ गई। पुलिस पूछी कि ये है, परमिशन नहीं ली, ये नहीं ली। हम कहा ये देखिए 112 फ़ोन किया हूँ और बोला मैंने कि भैया पानी चाहिए, रिकॉर्डिंग सुनाया। जल मंत्रालय भी मैंने किया। फिर मैंने जल बोर्ड का रिकॉर्डिंग सुनाया। उन्होंने बोला ये हार के मैं आया हूँ। तो फिर एसएचओ ने सुना, फिर मुझे छोड़ दिया कि भाई ये इसके बाद तो सारे एविडेंस हैं। और मैं ऐसा नहीं कि मैं 25 लोगों को लेके आया हूँ प्रदर्शन करने, मैं तो नहाने आया था। नहाने नहीं दिया तो किस चीज़ का मुकदमा करेंगे। तो काफ़ी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने किया। भाई मुद्दा है, उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मंत्री बिल्कुल उस सही विभाग बात के है, मंत्री हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चाहे क्योंकि जिसकी आपकी सरकार हो। जनता ने आपको इसीलिए तो चुना है। अगर आपको सरकार दी गई है, जनता सरकार आपकी बनाती, इसीलिए तो जनता सरकार बनाती है। उनको आस होता है आपसे, आपके भरोसे होते हैं वो कि इनके आने के बाद। तो जल समस्या आज जैसे रेखा गुप्ता हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री, तो जल की समस्या तो अभी भी जैसे आती है, कई कई जगह है। अब ये है कि सरकार अभी बनी है, जो सरकारें 10-15 साल में नहीं ठीक कर पाई, वो सरकार 1 साल 2 साल में इतनी आसानी से पूरा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मोदी जी का जो सपना है कि नल से जल मिले, उस पर काम जोरों से चल रहा है। सीवर हर जगह डल रहे हैं। मैं आपको 2500 वीडियो भेजूंगा। संगम बिहार वार एरिया जहाँ पूरा पहाड़ है, पानी चढ़ना बहुत मुश्किल है, गलियाँ छोटी छोटी हैं। अभी उसी लिए तो अनथराइज कॉलोनियों को उस जगह तोड़ा जा रहा था कि टूटे तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके। अब लोगों को लगता है कि क्यों तोड़ रहे भाई, कई चीज़ें नहीं टूटेंगी तो सुविधाएं आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी। अब आपको नल से जल चाहिए, जब आप पाइपलाइनें नहीं पहुंच पाएगा तो पाइपलाइन लगाने के लिए मशीन जाएगी, सब जाएगी, तब होगा ना। लेकिन नल से जल की बात कर दी आपने, तो जैसे अभी मैंने पीछे देखा बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। जैसे गुजरात में देखिए, वहाँ लोग पानी के लिए मर रहे हैं। एमपी में बहुत जगह लोग पानी के लिए मर रहे हैं। अगर आप झारखंड में देखें तो बहुत लोग मर रहे हैं। यूपी के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पानी भी, जो पानी की किल्लत हो रही है। क्या है कि जनसंख्या तब से अब में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक समस्या जनसंख्या है। लोग अपना घर छोड़ के खेतों में घर बना ले रहे हैं कि नहीं चलो हम फैल के रहेंगे, खुल के रहेंगे। तो कई जगह अभी कनेक्शन संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को पानी बचाना चाहिए। पानी जब तक नहीं बचाएंगे, आगे आप आगने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाइए। अब जहाँ पानी है उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। होता है। पेड़ लगाना चाहिए, लोग पेड़ नहीं लगाते, जो कि मोदी जी आह्वान कर रहे हैं। सरकार हर तरीके से लड़ रही है, लेकिन उसमें हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी पानी कम यूज करें, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज करें। जो गंदा पानी है उसके लिए हम गांव में क्या उपयोग कर रहे हैं। कोई सोख्ता वगैरह जो पहले लगाते थे लोग, वो लगाना ही नहीं चाहते लोग। अब लोग गांव में मैं देखा हूँ कि जो 1 बाल्टी में नहा लेता है तो समरसेबुल से 4 बाल्टी पानी बहा रहे हैं। बिल्कुल सही बात ये है। गलत है। हमारे ही घर पे था और लोगों के घर पे मैंने देखा, हमने गांव में, हमने बोला ये तो बहुत गलत है। आप लोग 4-4 बाल्टी एक बार में पानी बहा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो गलती घर हम लोग अपने घर में भी देखना पड़ेगा कि हम पानी मिल रहा है, पानी है, समरसेबुल चलाए, पानी बह रहा है, नहाने लगे, भैंस धुल रहे हैं, गाड़ी धुल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ी को हम नुकसान कर रहे हैं।
आने वाले समय के लिए हम नुकसान करें, ये बहुत चिंता का विषय है। सरकार भी इस पर चिंता जाहिर कर रही है। मोदी जी खुद कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम अब लगाइए। जैसे आप पेड़ का नाम ले लिया आपने, तो बात को आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अब योगी जी और अमित शाह जी पेड़ लगा रहे हैं और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पे क्या राय है आपका? जैसे अभी पीछे आईटी पार्क बनाने के लिए हैदराबाद में अडानी ग्रुप को इतने सारे पेड़ काट दिए गए वहाँ पे। तो जहाँ पेड़ है वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि गलत हो रहा है ये इन सब चीज़ों के साथ, कि मतलब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं? अब देखिए कई जगह क्या है कि अब जैसे मेट्रो आ रही है, बीच में पेड़ आएगा, अब कुछ विकास हो रहा है, ट्रैफिक खत्म हो रहा है, उससे कितना पोल्यूशन कम होगा। अब जैसे मान लीजिए वहाँ अडानी जी कुछ कर रहे हैं तो उससे लेकिन अब विकास ही होगा, लेकिन उसके अगल बगल अंदर जब बनने के बाद कई प्लांटों में आप देखेंगे पेड़ पौधा वृक्षारोपण सब कुछ होता अब है। अब ऐसे देखिए, जैसे मान लो कि पेड़ जहाँ कट रहे हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ बनेंगी, वहाँ मतलब पर्यावरण भी नहीं, जरूरी वहाँ है। वहाँ तो पोल्यूशन फैलेगा ना। अब वो भी ज़रूरी है। अगर फैक्ट्रियाँ नहीं बनेंगी खाने का सामान कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत तो की। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मतलब पेड़ नहीं होते, फैक्ट्री वहाँ भी बना सकते हैं, कई या जगह ऐसा क्या मतलब होता पेड़ों है को कि काटना ही। मुझे तो हालांकि जो आप बता रहे हैं कौन सी जगह है मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि है तो गलत है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, जैसे आप इन सब मुद्दों की, मैंने देखा आपकी हर मुद्दों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का कुछ भी हो। तो इस पे भी ज़रूर एक बार नहीं आप नहीं, मैं ध्यान दीजिए और इस पे बिल्कुल। ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे हम और आप आज योगी जी हो गए या मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, सब एक पेड़ लगा रहे हैं, और जहाँ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो उन सब नहीं वो चीज़ों भी को रोका जाए। बिल्कुल आपके क्योंकि माध्यम आपकी से बात आगे तक पहुंचती है, इसलिए आपके माध्यम से बात आगे नहीं पहुंचाया नहीं, जाए। मैं माननीय मंत्री जी को अच्छा, मुझे ये बताइए, कंगना रनावत से कैसे रिलेशन है भैया आपके? बहुत अच्छे रिलेशन है। हमेशा देशभक्ति पिक्चरें भी बनाती रहती है, देश के नारी शक्तियों के लिए आवाज़ भी उठाती हैं। हालांकि आज हमारी सांसद भी हैं तो और हम लोग करीबी हो गए हैं। ये बताइए, जब वो सांसद नहीं थी और संजय राउत उनके घर पे जब बुलडोजर चढ़वाया, उनके घर जब तोड़ा गया, आप संजय राउत के भी घर पहुंच गए कालिक पोतने, तो कंगना रनावत से प्यार था या मतलब क्या मुद्दा था ऐसा कि? मुद्दा ये था कि उसी से कुछ दिन पहले देखा होगा एक अभिनेता थे, उनकी हत्या हो गई थी। अपने बिहार से ही आते थे, सुशांत सिंह जी। सुशांत सिंह राजपूत। हाँ। तो जो ऐसे कलाकारों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसे महाराष्ट्र सरकार कलाकारों को भी दबा रही थी, जो खासकर पूर्वांचल या थोड़े अगल बगल एरिए से आते थे। तो उस समय कंगना को भी फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था। अब किसी को आप दबा रहे हो तो दबाओगे तो आवाज़ भी उठेगी कहीं ना कहीं। जब उन्होंने देश हित में बोलना शुरू किया, देश हित में पिक्चर बनानी शुरू की, महाराष्ट्र के खिलाफ थोड़ा बहुत सरकार महाराष्ट्र की चीजें जो खराब थी उनको दिखाने की कोशिश करी, शुरू किया। हाँ। तो बस उसी पे संजय राउत बस शुरू हो गए थे। थोड़ा उस संजय राउत पे भी उन्होंने कुछ तंज कस दिया। संजय राउत तुरंत भेज दिए बुलडोजर, भैया चलो बीएमसी इनका घर गिराओ। तो जब वहाँ अत्याचार शुरू किए तो इनके घर पे मैं भी 4 लड़के लेके पहुँच गया कालिक पोतने। तो उसमें क्या आपका विरोध दिखाया हमने कि आप ही थोड़ी हो, दिल्ली नहीं आओगे, दिल्ली आओगे स्याही तो सामने से मतलब क्या रिएक्शन आया संजय राउत की टीम से, भैया आप कहाँ से आगे, घर तोड़ा गया, कंगना रनावत का? थी। अच्छा, हुआ, फिर इनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं दिया गया। लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि कंगना रनावत क्या लगती हैं आपका भैया, कि घर तोड़ा गया उनका मामला बीएनसी का और मामला मुंबई का, और आप यहाँ चले आए कालिक बात पोतने? ये थी कि उनको दबाया जा रहा था। कुछ दिन पहले एक एक्टर की हत्या हुई थी। किसी को डिप्रेशन में डालो, किसी को परेशान करो जो कोई अच्छा काम कर रहा है देश के लिए अच्छी फिल्में बना रहा है, देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, और अगर जरा सी आपकी सरकार के खिलाफ आप तानाशाही किसी के खिलाफ करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। कहने मतलब है, तानाशाही शुरू किया था इन्होंने। जब तानाशाही शुरू कर दिया तो आपको लगा कि ठीक है, मुंबई में आप हो, दिल्ली में भी तो हम बैठे हुए हैं ना, दिल्ली में भी तो घर है। दिल्ली में आपको आओगे, आपके घर पे थोड़ी स्याही कालिक पुतेगा, आपके ऊपर कोई फेंकेगा, तब समझ में आएगा ना क्या होता है। तो हमने भी प्रदर्शन किया, इनके घर पे 10-20 लड़के लेके पहुँचे हम लोगों ने, कालिक वालिक लगाया, प्रदर्शन किया। कुछ लोगों पर मुकदमा भी हुआ, करनी सेना वाले लोग भी थे, उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अच्छा, कुछ लोगों ने गिरफ्तारी भी दी। सबका अपना प्रदर्शन करने का तरीका होता है। हमारे साथ भी लोग आए कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। हम बिल्कुल चलिए आवाज़ उठाते हैं, चलते हैं संजय राउत के घर पे, प्रदर्शन करते हैं।
प्रदर्शन करने पहुंच गए। आए दिन आप ऐसी घटनाएं मतलब आपके साथ घटित होती हैं जिसमें कभी कभी हंसी भी आती है। ये बताइए, आज अगर कोई आदमी हारता है तो आप उसको संवेदना देने के बजाय अगर आप उसे मिठाई खिलाने पहुंचे, उसका क्या रिएक्शन होता है? देखिए केजरीवाल जी थे ना, वो बोलते थे ना हम प्यार बांटते हैं। आप समझ गए कि मैं किसकी बात हाँ, कर मैं रहा हूँ? समझ गया आप केजरीवाल जी की बात। केजरीवाल की सरकार गई, केजरीवाल हारते हैं और आप जलेबी समोसा लेके उनके घर पहुंच जाते हैं उनको खिलाने के लिए। तो आप मतलब नहीं, हम तो उनको बताने गए थे कि 25 साल 20 साल जो आपने 10-15 साल जो सरकार आपने चलाई, 25 साल बाद बीजेपी की वहाँ सरकार आई, पता है आपको? दिल्ली में इससे पहले कांग्रेस थी, ये थी। 25 साल बाद हम सत्ता में वापस आए थे। हाँ, तो हम गए इनको बताने कि भाई आपने जो इतना कीचड़ फैलाया तो उसी कीचड़ से कमल खिल के आया है, तो हक बनता है तो कि भाई कमल खिला था, मान लो कमल खिला था तो आप उनको बोलते, जो भी था, आप जलेबी समोसा लेके उनको उनके यहाँ खिलाने पहुंच गए। इस चीज को आपको लगा नहीं कि आप जलेबी नमक छिड़कने के चले नहीं, गए? जीत हार अपनी जगह, प्यार अपनी अरे जगह। कैसे हमने कहा भाई जीत? मुख्यमंत्री जी हम बिल्कुल उनको हम खिलाएंगे। अरे अब मुख्यमंत्री वो हार दिल्ली से गया और बेचारे, आप मुख्यमंत्री खुद हार गया, आप उसको खिलाने हम पहुंच गए। बिल्कुल प्यार बांटने गए। हम लोग तो सबका साथ मतलब सबका प्यार विकास वाले लोग हैं। अब भी आप जाते हैं उनको जलेबी समोसा, प्यार अभी अब भी वो बना अभी भी है? मिले तो हम जाए, टाइम ही नहीं देते। शादी तक की अपने बिटिया किसका था हम लोग बुलाए ही नहीं। तो कैसे बुलाता है आपको अगला? आप उसके पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और हम पार्टी के अगर आप खिलाफ- सोच रहे हैं कि आप देखिए, उनके खिलाफ, राजनीति अपनी जगह होता है, अगर बाकी व्यक्तिगत चीजें अलग होती हैं। नहीं मुझे लग रहा है कि लेकिन राजनीति अपनी जगह ठीक है भैया, लेकिन जैसे आपने बोला कि आप किसी पार्टी के पीछे इतने हाथ धुल के पड़ जाओ, कैसे आपको अपनी बेटी बेटे की? पीएम साहब के खिलाफ बड़े शब्दों का, गंदे गंदे हम शब्दों बहुत का बोला, उपयोग वो तो किया। बोलते रहते तो हैं। जब तक सत्ता में थे, आप अहंकार में डूबे हुए थे। हम तो सब अशब्द नहीं बोले, हम तो तब भी प्यार बांटने आए कि चलो जलेबी खिलाते हैं, डायबिटिक होगा तो समोसा खा लेंगे। हम तो लेके आए थे बढ़िया बंगाली मार्केट से कि चलो भाई, पूर्व मुख्यमंत्री के, अभी तक तो मुख्यमंत्री ही थे, कि चलो उनको खिला के आते हैं, प्यार बांट के आते हैं। लेकिन वो घर से ही नहीं निकले, तब तक भगवंत मान की सिक्योरिटी बुलवा दिए। तो फिर मैंने कहा भैया चलो, नहीं भी अब तो निकल लो यहाँ नहीं से। लेके चलेंगे पंजाब। हाँ, जैसे हमारे एक साथी को बहुत पहले उठाए थे। अच्छा, हम्म, उठा के पंजाब ले चले गए? हाँ हाँ, थे कोई। अच्छा, मतलब ये लोग गुंडे गुंडे टाइप के भी होते हैं? हाँ हाँ, अरे बीच में इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो अगर मैं पंजाब सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं आप उल्टा सीधा, तो एफआईआर करा देते थे लोग। हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाने आई थी, उसमें तेजेंद्र बग्गा थे, एक बार उठा भी ले गए थे। हरियाणा में पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पकड़ के, दिल्ली पुलिस ने लेके वापस आई, बिना दिल्ली पुलिस के परमिशन को उठा ले गए थे अरे, तेजेंद्र बग्गा को। तो ये तो बोलते हैं हम आम आदमी, आप बता रहे हो, ऐसे लग रहा है आम गुंडे हैं आदमी, वो। केवल आम आदमी नहीं देखा था, शीश महल आम आदमी होता है। ये तो बहुत कुछ बोल के आए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, और सारी सुविधा लिए। ऐसा महल बनवाया कि साला महल पे ही सरकार गिर गई। एक पे एक दारू बांटे, किलो बेटा एक पे एक, पूरी दिल्ली। और कहाँ कहाँ दारू की इन्होंने दुकानें खोली, आपको बताऊंगा तो लगेगा यार। कॉलेजों के बगल में, मंदिरों के पास इतना ठेका बांटा कि क्या बताएं आपको। जहाँ ठेके थे नहीं, खुलने नहीं चाहिए, उन सब जगह पर ठेका इन्होंने खोला। जैसे उनको मुझे लग रहा है गलत तरीके से फंसाया गया। देखिए अभी बरी भी हो गए, वो जब जेल से बाहर आए रो रहे नहीं थे, हुआ है। तो रो रहे थे वो। मुझे उनका एक बयान आया था कि हमें हराने के लिए, कि हमारे शीर्ष के, संजय सिंह ने जैसे कहा कि हमें सिर्फ हराने के लिए हमारे शीर्ष के जितने मंत्री थे उनको गलत मुकदमे में फंसा कर जेल में डाल दिया गया। फिर वही मंत्री मतलब निर्दोष साबित हुए और उनको जो है, साबित नहीं हुए हैं, अभी भी मामला न्यायालय में है। अच्छा, लोअर कोर्ट से बरी का कुछ चीज़ें पॉइंटेड हुई थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। सीबीआई के पास उस समय, ईडी के पास इनके खिलाफ सबूत थे, तभी नहीं इनको जमानत नहीं देती थी उस समय कोर्ट ने ही तो इन पे रोक लगाया था। अब वही कोर्ट बरी देती है। केजरीवाल की सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं 2 भैया? नंबर। 2 नंबर? no, ये नंबर बहुत कम हो गया वैसे। किस दो ही मतलब नंबर। किस बिहेव पे आप उनको 10 में 2 दे रहे हैं? अब समझ लीजिए कि 2-4 चीज़ें ठीक किए थे, तो इसलिए 2 नंबर दे रहे हैं। अच्छा, तो वो भी नहीं मिलना चाहिए? 2 नंबर भी नहीं देते? दो नंबर बता रहा हूँ क्या किए थे। एक तो विधायकों की सैलरी सबसे ज़्यादा कर दिए थे, अच्छा जो आज हमारे विधायक भी आनंद ले रहे हैं। अच्छा सारे विधायकों की सैलरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। अच्छा, हाँ, दिल्ली के सीएम की भी सैलरी सबसे ज़्यादा है। ये खुद ही करके गए थे, खुद ही प्रस्ताव लाए थे, अपनी सुविधा वाली चीज़ें अच्छी करके गए थे।
तो मतलब आप इसीलिए 2 नंबर दिए कि उनका दिया हुआ आज आपके विधायक खा रहे हैं, इस चक्कर में आपने उनको 2 नंबर दे दिए। नहीं तो आप उसके अलावा और कोई काम उन्होंने नहीं किया? क्या किया है काम, बताइए दिल्ली में क्या किया है? नहीं, जैसे उन्होंने सब जो भी किया, दिल्ली इनसे- में इनसे मोहल्ला ज़्यादा क्लिनिक काम- बनवा दिए, दिल्ली मोहल्ला में क्लिनिक का भ्रष्टाचार आपको पता है? स्कूल, इतने अच्छे कौन अच्छे सी स्कूल्स दवाइयाँ बना बिकती दिए। थी? मैं खुद गया हूँ मोहल्ला क्लिनिक में, मैं स्टिंग करने गया था। जो दवाइयाँ मिलती थी आप सोच नहीं सकते, कंपनी का नाम नहीं होता था, एक्सपायरी डेट नहीं होती थी, बहुत सारे घोटाले थे उसमें। डॉक्टर के स्थान पे कौन बैठा हुआ रहता था, कोई प्रॉपर पर्चा नहीं मिलता था, कोड वर्ड में दवाई का नाम लिखा जाता था। आप दवाई दे रहे हो, जहर दे रहे हो? आप बताइए, दवाई के नाम पे स्टेरॉइड दे रहे हो आप कि ठीक ये हो तो आप जाएगा, दब इनके ऊपर जाएगा। आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल आरोप लगा, इसीलिए सरकार बंद है। इस सरकार में मोहल्ला क्लिनिक बंद है, जन आरोग्य खुल रहे हैं, जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें होती तो बंद नहीं करती सरकार। अब- अच्छा, इन्होंने मोदी जी दे रहे थे आयुष्मान योजना, नहीं लागू होने दिया दिल्ली में हाँ। इतने साल तक। तो बताइए इन्होंने क्या कोई अच्छा काम नहीं किया। टैंकर बिकते थे, बहुत बिके टैंकर, कितने वीडियो हमने पकड़े। इनके हर मंत्री घोटाले में क्यों गए? क्योंकि हर मंत्री ने घोटाला किया, खुद एक मंत्रालय नहीं लिया है, दूसरे उस घोटाला कराया। सोचिए कोई ऐसा मुख्यमंत्री कोई मंत्रालय क्यों नहीं लेगा? एक भी मंत्रालय नहीं लिया, क्योंकि घोटाला करवाना है तो मुझे तो सुरक्षित रहना, घोटाला हम इनसे करवाएंगे। मतलब एड़े बन के पेड़े खा लिए, हाँ। कह सकते हैं। सोचिए कितने मोबाइल जलवा दिए जब ईडी थी, मोबाइल जलवा दिए मतलब? मोबाइल तोड़वा दिए थे उस समय जब इनको पकड़ा जाना शुरू हुआ। कितने मोबाइल इन्होंने जलवाए थे? आप ईडी उडी की रिपोर्ट में देखेंगे तो कई मोबाइलों को इन्होंने यूज किया हुआ है, ख़त्म कर दिए थे, उसे जलवा देते थे, चैटिंग न मिल पाए। सत्येंद्र जैन जेल गए, इनका अपना सभी जेल चले सभी गए। गए। सब क्या सत्येंद्र जैन, उनके यहाँ सोना चांदी क्या क्या नहीं मिला था, आपने देखा होगा। तो कहाँ से आ गए भैया? एक मंत्री के यहाँ इतना कुछ आ रहा है, कहाँ से आ गया? और अब जो मंत्री बने उनके घर सोना नहीं है। वो है, सब शो किए हुए हैं हमारे मंत्री, जो भी है सब शो किए हुए हैं। जैसे मैंने देखा कि जब मैं पहले करावल नगर विधानसभा में ही रहता था, मैं 2011-12 की बात, 12-13 की बात करूँ, उस टाइम जल मंत्री थे जो आज आपके कपिल मिश्रा हैं मिनिस्टर, वो जल मंत्री हुआ करते थे उस टाइम। अब आप मुझे ये बताइए भैया कि मतलब देखा कि पिछले बंगाल चुनाव में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बंगाल चुनाव में जाते हैं, कन्वर्सिंग के दौरान अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में इनके ऊपर हमला होता है, जेपी नड्डा के ऊपर। हाँ। और फिर यहाँ आप उनके घर पे हमला करवा देते हैं, नहीं, काली पुतवा देते हैं। आप इनके यहाँ काली पुतवा देते हैं, आप यहाँ भी आप पहुँच जाते हैं लेके। तुम वहाँ डराओगे तो यहाँ नहीं आओगे, आओगे ना। तो हर आदमी अपने घर पे शेर होता है, तो दिल्ली नहीं आना है। तो जो डर आप वहाँ दिखा रहे हो, ये डर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम हालांकि हम बहुत साधारण तरीके से प्रदर्शन किए थे, क्योंकि वहाँ पे जो बंगाल में तानाशाही थी, हालांकि अब भगवान की दया से तानाशाही वो सरकार चली गई। आप समझ सकते हैं बंगाल आज़ाद हुआ है, अभी तक बंगाल आज़ाद नहीं था। इस तरीके के हालात थे वहाँ पे। हिंदू अपने कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, दुर्गा पूजा के दिन तक हत्याएं हो जाती थी, उत्सव ठीक से मना नहीं पाते थे, परमिशन नहीं मिल पाता था। हम पिछले चुनाव में भी गए थे, ये हालात था। इस बार भी गए थे, लेकिन इस बार उन लोगों ने पूरा मूड बना रखा था बदलेंगे। अब यही अभिषेक बनर्जी अपनी लोकसभा में अंडे और उससे मार खाते दिखे, आप देखे होंगे। हाँ, देखा भी पीछे हमले तो हुए। ये समय है, समय बदला ना। आपने कभी अपने लोकसभा में हत्या किया हुआ था, नड्डा जी पे हमला कराया, कितने कार्यकर्ताओं की आप लोगों ने हत्या कराई होगी, भगवान जाने। आज सबको न्याय मिला है, अभी और न्याय मिलेगा जब ये लोग जांच बैठेगी, जांच शुरू होगी, तब जो इतने कार्यकर्ताओं ने खून बहाया है उसकी देन है आज सरकार आई। तो उनको नहीं भूलना चाहिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ खून बहाया है। बहुत अत्याचार किया है इन लोगों ने, हद से ज़्यादा अत्याचार किया है बंगाल में। अब धीरे धीरे बारी है केरल, और यहाँ भी केरल में भी बहुत ज़्यादा अत्याचार है। लव जिहाद के सबसे ज़्यादा केस आपको केरल से ही मिलते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ भी हमारी सरकार आएगी। अगला हमारा पंजाब है, चुनाव है। पंजाब में सरकार किसकी बनेगी इस बार? कोशिश तो हम ही लोगों की है, हम लोग प्रचार प्रसार अच्छे से करेंगे, सरकार हमारे पास आएगी ही। नहीं होगा बाद में फिर आप लोग ईवीएम हैक कर लेंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। ईवीएम वीवीएम नहीं, अभी जैसे बताइए केरल में नहीं ईवीएम है, जैसे कहा जाता है ना कि कहते हैं अब जहाँ हम हार जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है।
यही दिल्ली में हम लोग 2-2 बार हारे, 3-3 बार हारे, तो क्या ईवीएम वो था? हम लोकसभा में 7 सीटें जीतते हैं, हम विधानसभा हार गए थे, तो क्या था? जनता के ऊपर है भैया, जनता। ईवीएम ऊवीएम हैक वैक नहीं होता। ईवीएम हैक होता तो हम केरल क्यों नहीं जीत लेते? हम कई और राज्य हम क्यों छोड़ेंगे? हिमाचल क्यों हारेंगे हम? क्यों कोई चाहेगा नहीं कि हमारा पूरे उसमें कब्जा हो? हम हमारे कार्यकर्ता, एक चुनाव खत्म नहीं हुआ हम दूसरे में लग जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी आप बंगाल चुनाव पे जैसे चल रहा है, तो अभी आप मुझे बताइए कि टीएमसी के 22 बागी सांसद जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जैसे वही सयानी घोष, एक उनका बड़ा वायरल हुआ था एक स्पीच, आपने भी सुना होगा कि मैं चड्ढा नहीं चड्ढी, मतलब क्या उन्होंने जो भी बोला होगा कि मैं वो नहीं हूँ, राघव चड्ढा नहीं हूँ, और आज वो बीजेपी में फिर शामिल मतलब होने वाली हैं, हो ही गई समझ लीजिए। तब बताया जाएगा। हाँ, हुई नहीं है तो इसलिए मेरा हाँ, बात तो चल ही रही है। तो ऐसे अगर जैसे आ जाएंगी वो, हाँ, तो उनको मतलब उनकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। फिर मौका देते हैं भगवान की, चलो सुधर जाओ, एक मौका मिलता है तो मौका, आदमी को पश्चाताप होता है तो माफ़ कर देना चाहिए। जब आदमी अपनी गलती का एहसास करता है, जैसे हम ही से मान लीजिए चल रहे, हमसे कोई चींटी या जीव कोई दब गया, मर गया, तो फिर हम उसको अगर छोड़ के चले गए तब तो ठीक है, तब तो अलग बात। लेकिन आपने एनालिसिस किया, अरे यार नहीं मेरे से गलती हो गई थी, मुझे इसको दफनाना चाहिए, तो ठीक है, मौका देना चाहिए सुधरने का। इनको मौका मिल रहा है, मतलब मौका मिल रहा है, सुधर जाए, अच्छी बात है। सीखें, भारतीय या जनता ऐसा पार्टी सिखाती है। उनको उस चीज़ का डर, मुझे लग रहा है आपने इस जिस चीज़ को मौका का नाम दिया, मुझे लग रहा है उसका उस चीज़ पहले को तो शीर्ष नेतृत्व देखेगा, उसमें देखिए हम तो हाँ, लेवल पे है नहीं, आप उस लेवल पे है नहीं कि आप बोले, लेकिन जो आपने मौका बोला, मुझे लग रहा है मौका शब्द का ना यूज़ करके आप उसको डर शब्द का यूज़ करिए। उनको एक डर हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई और हमने जो है डर कि है कहीं इनको भी अंडे से ना हाँ, इनको अपना भी डर है कि अंडे और लठ का जो डर है वो तो है ही, उनको ईडी और इनकम टैक्स का भी डर है कि आए दिन हमारे ऊपर अब इस तरीके से ना हम परेशान किए जाए, इसलिए होंगे तो भी नहीं, बट बीजेपी में रह के भी थोड़ी बच जाएंगे। गलत होंगे तो कोर्ट है, कानून है, वो छोड़ेगा थोड़ी। आप गलत हो, आप मान लो जिस सरकार में रह के आए वही सरकार उजागर कर देगी, तो क्या करोगे? बच जाओगे? अब हम ही मान लीजिए आपके दोस्त हैं, हम आपकी 5 कमी जानते हैं, तो हमको पता है ना, हम तो मीडियम कर ला देंगे कि नहीं इसने इतना भ्रष्टाचार किया, तो बचना मुश्किल है। अगर आपकी किस्मत में है, फंसोगे तो फंसोगे। भैया ये बताइए, मैंने आपको बहुत बार या हमेशा ही देखता रहता हूँ लगभग कि आप मनोज तिवारी जी के साथ हमेशा देखे जाते हैं, तो मुझे कई बार बहुत लोगों ने बताया कि आप उनके बड़े खास हैं, बहुत लोगों ने बताया कि आप उनके लिए काम करते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने सुना। आप मुझे सच सच बताइए कि तिवारी जी के साथ आपका रिलेशन कैसे है? क्योंकि आपको छोटे भाई की तरह मानते हो, वो किस लिए आपको छोटे भाई की तरह मानते हैं? आप क्या ऐसा उनके लिए करते हैं कि जो इतना प्यार उनका आपके बरसता है? बहुत सारे कार्यकर्ता उन्होंने जोड़ रखे, वो अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश। हाँ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे वो, और उनका एक ऐसा स्वभाव है कि कार्यकर्ता जोड़ना आता है उनको भाई की तरह। बहुत उनके पास दिल्ली में 1000-1500 कार्यकर्ताओं के नाम याद होंगे, जो नीचे मंडल बूथ तक के कार्यकर्ताओं का नाम। अच्छा, उनकी एक अच्छा स्वभाव है, उनकी एक अपना एक कला है कि वो हर व्यक्ति को मुंह लेते हैं। आपको लगेगा, आपको मैं बात बताऊं, चुनाव में उनको जो गाली देते थे फेसबुक पे, उन सब के यहाँ जाके चाय पिया है, और वो सबसे ज़्यादा मेहनत किया और उनको जिताने में सोचिए, जो भड़काए हुए लोग थे, जो उनको भड़का रखे थे, जाके एक दिन मिलाए भैया, उनको लगा बस। उनको स्वभाव बहुत अच्छा है। जितने बड़े एक्टर हैं, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, 3 बार के सांसद हैं, जो सरल व्यवहार उनका है ना, 2-2 बजे 3-3 बजे तक रात को हम बैठते हैं, हाँ, लोगों से मिलते भी हैं। वो देखा है मैंने, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको देखता हूँ, अब रात को 2 बजे तक भी करने में अच्छा लगता है भाई। क्या है कि कार्यकर्ता उनसे सीखता हूँ, बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष रहे पार्टी में, 3 बार के सांसद हैं। तो अगर कोई आपको समय दे के अगर कोई सिखा रहा है कि राजनीति कैसे होती है, संगठन कैसे होता है, तो उनसे हम सीखते हैं। 2 बार हमने भी उनको वोट दिया है, आप बताइएगा उनको। जी। जब मैं करावल नगर में रहता था, वहाँ पे सोनिया विहार में, उनका इस संसदीय क्षेत्र आता, मैं उनको देता भी, और हम लोग जो है वहाँ, हाँ नहीं, तीसरी बार तो हम लोग यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे रिलेशन की, हमारे सिस्टर या हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहते, मतलब खुल के वोट इनको जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वो मनोज मिश्रा जी थे, निगम पार्षद थे पहले सोनिया विहार में, आप भैया से पूछेंगे तो बताएंगे, बड़े अच्छे उनके वो चाहने वाले थे, तो हम लोग उनका सपोर्ट भी करते थे।
तो सिर्फ कार्यकर्ता के नाते तो आपको इतना नहीं मानते ना वो? कार्यकर्ता के नाते फिर मैं जुड़ भी गया, उनके साथ काम किया था अध्यक्षी में, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं समय देने लगा। वो भी कि ठीक है कार्यकर्ता है, सीखना चाहता है, साथ में रह रहा है, तो मैं सीख रहा हूँ, साथ में रहूँगा, रात में छोटे भाई की तरह ही मानते हैं, हाँ, खाना छोटे भी भाई की तरह ही खिलाते हैं मानते हैं, साथ में। बिल्कुल मानते हैं। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता उनसे। और क्या है, उनके साथ रहने में एक फ़ायदा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से भी मुलाकात हाँ, हो जाती मुलाकात है, हो जाती है। बहुत बड़े बड़े संगठन के कार्यक्रम में भी जाने का मौका मिल जाता है, और कभी कभी क्रिकेट मैच भी खिलवाते हैं हम लोगों को। मतलब बहुत कुछ हर आए तरीके दिन में मैंने उनको। अच्छा मैंने मनोज तिवारी जी को ऐसे देखा है कि वो सांसद भी हैं, वो एक अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, और एक मतलब अपनी सोसाइटी को जैसे वो भोजपुरी लीग जो कराते हैं उसमें पूरा समय देते हैं और बड़े मेहनत से काम करते हैं वो। तो मुझे लगता है वो हर मोमेंट को बहुत खुल के एंजॉय करने वाले। मतलब हर चीज़ में वो, मतलब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। रहेंगे आप, एक सुरीले हैं ही, व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसको मानते हैं बहुत मानते हैं, कार्यकर्ता निर्माण करना आता है कि कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे रखेंगे। आप एक बार मिल लीजिए, दोबारा आपका नाम वो खुद से बोल देंगे, इतना मेमोरी है उनके पास। मतलब संगठन में जो काम कर चुका है तो बहुत कुछ सिखाते हैं। नहीं नहीं, मैंने इनका बहुत ही, देखा है कि मतलब और हमको अच्छा लगता है, और उनको जानना है तो अब किसी भी कार्यकर्ता को गाड़ी में बैठा लेते हैं, छोटा सा कार्यकर्ता। अब कई जगह प्रचार करने गए हैं, हेलीकॉप्टर इनको मिलता है, स्टार प्रचारक हैं, वहाँ भी कार्यकर्ता जोड़ लेते हैं। वो कार्यकर्ता नाराज है, उसे हेलीकॉप्टर में बैठा लिए, ले गए दूसरी सभा तक, रास्ते में साथ में भोजन करा लिए, उसका जो उसके अंदर का जो दर्द था वो सुन लिए। अब वही कार्यकर्ता उस जो दूसरे कैंडिडेट जो टिकट जिसका प्रचार करने गए तो उसको जिताने में वो लग गया, केवल इनकी वजह से लग गया। वहाँ भी एक कार्यकर्ता बना के आए, तो जहाँ जाते हैं वहाँ कार्यकर्ता जोड़ के आते हैं और उसको जिताने के। नहीं नहीं, मैंने जैसे देखा है भैया उनको कि वो आए दिन ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर, एज ए सांसद। वो जिस लेवल से लोगों से मिलते हैं वो सच में काबिल तारीफ़ होता है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में उनसे सुना, तो किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि तीनों चुनाव में सबसे कठिन चुनाव आपका कौन सा था, तो उन्होंने बोला कि कन्हैया कुमार वाला। तो कैसे, आपको क्या लगा होगा, क्यों कन्हैया कुमार ने उनको इस तरीके से टक्कर दिया है? वो बोलने के पीछे क्या रीज़न ऐसा रहा होगा सांसद जी का? जैसे अगर आप बताना चाहें, आप उनके करीबी हैं तो। नहीं, वो हर चुनाव को पहले सरल नहीं मानते, बोलते कोई चुनाव, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, पार्टी हमारी सिखाती भी है, और चुनाव को कभी हल्के में हम लोग लेते ही नहीं। चुनाव ख़त्म नहीं हो, दूसरे चुनाव हम लोग लग जाते हैं। तो भैया का भी मानना है कि चुनाव, हर चुनाव कठिन है, जब तक आप जीत नहीं गए तब तक परिश्रम करते रहिए, लगे रहिए, जनता के बीच जाते जैसे रहिए। उन्होंने अपने खुद से उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार वाला चुनाव जो था वो थोड़ा कठिन था, और लोगों के क्या बोले था खूब कि- अच्छा लड़ा वो। हाँ। बोला उन्होंने उसके बारे में अच्छा ही बोला, ऐसा नहीं था। एक तो पूर्वांचल की सीट है, ये भी पूर्वांचल से आते हैं, वो भी पूर्वांचल से आता है, तो लड़ाई तो थी, लड़ाई थी, लेकिन तब भी 2 लाख के करीब वोट हाँ, से जीते थे वो, जीते, उसको हराए। बिल्कुल वो जीते। गिरिराज भी हराए थे, ये भी हरा दिए। अब अगली बार तो देखते हैं क्या होता है। तो आने वाले समय में आप मनोज तिवारी जी की राजनीतिक करियर को कहाँ देखते हैं, कहाँ तक उनको? क्योंकि अभी जैसे संगठन जैसे देखिए, अभी लेकिन क्या है, अभी जैसे ये भी हो रहा था पीछे कि लोग कयास लगा रहे थे कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं दिल्ली के, नहीं, या भी लोग सोच रहे थे कि फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रदेश अध्यक्ष उनको बनना चाहिए था दिल्ली प्रदेश का, लेकिन अभी उनको। लोगों कहने से कुछ नहीं होता भैया, वो संगठन तय करता है। अच्छा। और वो संगठन के व्यक्ति हैं, पूरी तरह से संगठन के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं, 3 बार के सांसद हैं, दिल्ली के सीनियर लीडरों में उनका नाम है, और बहुत सुलझे हुए दिल्ली व्यक्ति जैसे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हाँ। और उनकी मैंने देखा सबको उनके जोड़ के उनके चलने वाले व्यक्ति उनके अध्यक्षी में दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ था, दिल्ली प्रदेश में। मतलब पहली बार एमसीडी में पूर्ण बहुमत से सरकार आई, 7 सीटें मतलब जीते। दिल्ली में सरकार न रहने के बावजूद वो खुद लड़ते थे हाँ। विरोधी दल से। इसमें तो मैंने भी उनको, आज भी कहीं खड़े हो जाते हैं, संख्या कमी नहीं रहती। मनोज तिवारी अगर एक मैसेज कर दें कि आज मैं शाम को मिलूंगा, तो पूरा घर भर जाता है। 500,000 लोग केवल 1.5 घंटे 2 घंटे पहले के मैसेज में आ जाते हैं। तो जनता का लगाव है उनके क्योंकि ऊपर। मैंने ये देखा कि कहीं किसी प्रोग्राम में मनोज तिवारी जी जाते हैं तो अपने नंबर का वो खुला अपना नंबर लोगों को हाँ, दे हाँ। देते हैं कि ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर को जो है
बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं कि भाई किसी से वो नहीं है, आप डायरेक्ट मैसेज करो, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, बोलते हैं टैक्स मैसेज करो, और टैक्स मैसेज पे रात भर के अंदर रिप्लाई भी देते हैं, और उस व्यक्ति से बुला के मिलते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं देते वो रिप्लाई? व्हाट्सएप बहुत आता है, नहीं, टैक्स मैसेज पे। अब बता रहा हूँ, उसको कोई भी हो, अब सोमवार मंगलवार 9 से 11 किसी से भी मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए। और तो और पूरे पूरे बता रहा हूँ मैं, पूरे भारत से कहीं से कोई व्यक्ति अगर उनके यहाँ आता है कि हमको एम्स में दिखाना है, यहाँ दिखाना है, तो मेरे सामने लेटर बनता है। सब किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, क्योंकि अध्यक्ष रहे हैं भाई। पूरी दिल्ली में जो लोग रहने वाले, जब कोई एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो उसके पास पूरी दिल्ली आती है हाँ, कि मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा काम है, ये है। तो सबका काम होता है वहाँ पे, आप जाएंगे तो लगेगा। मैंने देखा है उनका काम करने का स्टाइल, प्रचार करने का स्टाइल, मतलब मन से करते हैं। दिखावटीपन नहीं है कि नहीं नहीं दिखाने के लिए कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, नहीं, मन से सारा काम मन से करते हैं, और इसीलिए आज सक्सेस हैं, 3 बार के सांसद हैं, अपना एक्टिंग भी करते रहते नहीं हैं। मुझे लग रहा है जिस संसदीय क्षेत्र से वो लड़ रहे हैं, अगले 3 क्या अगले जितनी बार भी वो लड़ेंगे तो उनको वहाँ से हराना मुश्किल है, क्योंकि मैंने उनको जो है ग्राउंड लेवल पे मैं खुद उनको देखा हूँ। मैं उनकी बड़ी तारीफ इसलिए भी करता हूँ कि एक सांसद होने के नाते से मैंने भैया देखा है कई बार कि आप बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे भी सांसद बने जो गिने चुने लोकसभा में गए, चाहे पीछे सनी देओल को बना दिया गया, चाहे पीछे हंस को बना दिया गया, ये लोग कभी गए ही नहीं। मुझे लग रहा है कि ये लोग भाई इनकी भी अपनी एक उपलब्धि है, जैसे सनी देओल जितने फेमस हैं, और मनोज तिवारी जी भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार के साथ साथ पूरे भारत में फेमस वो भी हैं। लेकिन जिस लेवल पे सरकार ने उनको मौका दिया और वो इतने ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो सच में काबिल तारीफ़ है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद एक आदमी जो भोजपुरी जगत का अमिताभ बच्चन है, और अलग अलग तरीक़ों से हर जगह से इंगेज होने के बावजूद क्षेत्र के हर कार्यक्रम में पहुंचना और हर कार्यकर्ता से मिलना और हर कार्यकर्ता की बातों को समझना, जिस तरीके से उनको आता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जितने और भी सेलिब्रिटी टाइप के सांसद विधायक होंगे उनको आता है। जैसे मैंने इनको देखा है, और सेम मैं इसी कैटेगरी में रवि किशन को भी देखता हूँ। जैसे वो भी आए दिन दिल्ली और गोरखपुर एक किए रहते हैं, हर प्रोग्राम में उनका ही पहुँचना। लेकिन मनोज तिवारी जी का काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि रवि किशन जी में और इनके में 2-3 चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा नहीं मैच करती वो ये है कि उन्होंने एक सेफेस्ट सीट उनको मिला गोरखपुर, और ये उस सीट से लड़े जहाँ पूरा कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा उन्होंने, जब पहली बार 2014 में बन के आए सांसद, तो उस टाइम भी इन्होंने अच्छे मार्जिन से जीता और आज तक जीतते आ रहे हैं। और भगवान अगर उनको वहाँ से टिकट देते रहे तो मुझे नहीं लगता आने वाले बहुत समय तक उनको वहाँ कोई हरा पाएगा। नहीं, कोई नहीं हरा, क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि जनता वो से मिलते हैं। मतलब एक दल के ऊपर भी उनकी जो एक अपनी ग्राउंड क्लियरेंस पे, जो उनकी ग्राउंड लेवल पे जो उनकी पैठ है लोगों में, वो काबिल तारीफ़ है। तो मनोज तिवारी जी को आगे आप और कहाँ तक देखते हैं? आपको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इनको बनना चाहिए? ऐसे मतलब आप उनको ऐसे बताइए, चाहने वाले हैं, जैसे मैं चाहता हूँ भाई बनाए, जैसे मैं एज देखिए मैं पूर्वांचली होने के नाते मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि मनोज तिवारी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए अगली बार। आप क्या सोचते हैं इस पे? हर कोई चाहता है कि बने, मतलब आप भी चाहते हैं? इच्छा होती है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छी हैं भैया, उनको मनोज भैया बहुत सम्मान करते हैं। नहीं वो भी उनको भैया भैया कह के वो भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देती है। सरकार जो है संगठन ने चुना है, हम संगठन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, हमारे आपके मन से कुछ नहीं होता, संगठन सब तय करता है। एक आखिरी सवाल आपसे, सबकी होती है कि कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, सबकी इच्छा होती है, लेकिन क्या संगठन तय करता है हमारे यहाँ। एक आखिरी सवाल आपसे भैया कि आप अपने आप को राजनीति में कहाँ तक देखेंगे और आगे की जर्नी आपकी क्या होने वाली है, और आप अपने राजनीतिक करियर को आगे कैसे देखते हैं, इस पे अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर। देखिए, हम काम करते रहते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। खाली काम ऐसे तो नहीं करता कोई ना भैया। देखिए, काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। जब हम दिल्ली आए थे हमारे पास कोई नहीं जानता था, काम करते करते सब जान गए। तो ऐसे काम करते करते अपने आप जो हमारी किस्मत में होगा वो मिलेगा। अब मांगने की इच्छा तो सबकी होती है कि पार्टी देख रही है, पार्टी विचार करेगी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे खुद के कहने से
तो नहीं होता। ये है कि टिकट उकट मांगना हमारा भी अधिकार है, मांगेंगे, लेकिन देना पार्टी का अधिकार है। पार्टी किसको देगी किसको तो नहीं देगी, राजनीति जो राजनीति करने आए, जो राजनीति आप आगे कर रहे करेंगे यहाँ से करेंगे अपने हैं। अभी तो फिलहाल दिल्ली, दिल्ली से? अब बाकी यूपी आपको नहीं लगता कि दिल्ली में आप राजनीति शुरू करना चाह रहे हैं, राजनीति पे भी आप हैं, और टिकट मांगने के लिए फिर तो पैसे भी चाहिए आपको? हमारी पार्टी में ना किसी को भी पार्टी अगर टिकट दे देती है तो सब व्यवस्था कर देती है। अच्छा, हमारे पार्टी में आप देखे होंगे किसको किसको नहीं लड़ाया है। लेकिन पैसे भैया की आपकी जरूरत पार्टी में पैसे भी तो चलते होंगे, पैसे तो चाहिए होंगे नहीं, टिकट नहीं, लेने नहीं, के लिए। पार्टी में हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तक को चुनाव लड़ाई है हमारी पार्टी। कई जगह ऐसे आप प्रताप सारंगी जी को देखे होंगे, साइकिल से चलते थे। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो आज विधायक हैं। अभी बंगाल में एक घर पे बर्तन मांजने वाली थी, देखा मैंने एक उनको वो, बना नहीं दिया। नहीं, जैसे पिछली बार भी हमने देखा बंगाल में जिनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उनकी मौत भी हो जाती है, उनकी माँ को भी बीजेपी ने वहाँ से मौका दिया और वो विधायक बनी। और कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति में सक्रिय तरीके से इसी तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे। सक्रिय रहेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा, पार्टी से उम्मीद बिल्कुल करते हैं। मिलेगा। नहीं आप इसलिए समझे, सब- नहीं मैंने आपको ऐसे भी देखा है कि आप कई मुद्दों पे ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जहां मुझे लग रही पार्टी भी सोचती होगी, अरे यार ये तो मतलब बड़ा हावी आदमी हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए, आप रहना उस पड़ता टाइम आतिशी के घर धरना करने नहाने टॉवल लेके चले गए, जो मुख्यमंत्री थी। डर लगता है ना एक आदमी को, उठा के जेल में डलवा देंगे, अभी एक साथ साल हमारे यहाँ नहाने चले आए, तुम्हारे यहाँ पानी नहीं है। तो पार्टी भी तो देखती होगी कि हर चीज़ में लेके आगे रहता है। तो नहीं, मैं पार्टी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, जिस बेबाकी से या जिस हौसले के साथ आप चीज़ों को बढ़ावा देते हो, वो काबिल तारीफ़ होता है। बहुत ढेर सारा भैया आपको हमारा प्यार है, और मैं ये कोशिश करूँगा आप अगली बार जब आएँ एक और अच्छा पद लेके हमारे स्टूडियो आएँ, हमसे बात करें। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में आपके साथ। बिल्कुल, नमस्ते।